So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक सेक्शन है, जितने भी टारगेट पेपर के अंदर सवालात थे वो उन तमाम सवालात को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी ने जो केमिस्ट्री का टारगेट पेपर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर अगर नहीं देखा तो चैनल पर मौजूद है, और बाकी जो इनऑर्गेनिक सेक्शन है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, तो वो तमाम जो है वो सॉल्व मैंने करवाया हुआ है। तो मैं उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, दोनों का टारगेट पेपर का भी और सॉल्व टारगेट पेपर का भी। तो वहाँ से जाकर आप जो तमाम जो कंटेंट है वो देख सकते हैं। और एक और बात कि जो रीजनिंग क्वेश्चंस है वो भी अमूमन आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन में एक सवाल होता है रीजनिंग का भी। तो क्या है कि आपने क्या करना है, वो जो रीजनिंग सवाल मैंने करवाए हैं वो भी आपने देख लेना है। उसमें जो मैंने है मोस्ट इंपॉर्टेंट तकरीबन 30 से ज़्यादा मैंने आपको रीजनिंग क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर वो आप कर लेंगे तो आपका जो एक क्वेश्चन है शॉर्ट का वो आसानी के साथ निकल जाएगा। तो इनऑर्गेनिक सेक्शन तो मैं करवा चुका था। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ जो ऑर्गेनिक सेक्शन है वो करवा दें, वो सॉल्व जो टारगेट पेपर है वो अपलोड कर दें ऑर्गेनिक सेक्शन का। तो आज की इस वीडियो में ऑर्गेनिक सेक्शन जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके पास वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपने हेडिंग डालनी है। तो 4 जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल गैस, सेकंड कोल, थर्ड पेट्रोलियम एंड फोर्थ प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेचुरल गैस के बारे में लिख देना। ये देखें आपके सामने मौजूद है स्क्रीन के सामने। मैं ऐसे आपको स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा, आंसर आपके सामने मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो है आपने नेचुरल गैस के बारे में लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर जो आपका नेचुरल गैस का पैराग्राफ जो है ख़त्म होता है। फिर हमारे पास जो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आगे पास कोल, जो कोयला होता है ना, इसको हम उर्दू में कोयला बोलते हैं, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कोल बोलते हैं। तो ये आपके सामने पूरा पैराग्राफ था। और इसके बाद जो है ये एक छोटी सी जो है वो डायग्राम है याद में बनानी है, जिसमें ये गैसियस प्रोडक्ट्स है, मतलब कि जो कि गैसियस फॉर्म में भी होता है कॉल, विस्कस लिक्विड में भी होता है, सॉलिड मटेरियल में भी होता है, और किन किन चीज़ों के अंदर ये पाया जाता है। तो ये तमाम जो है इस फ्लो चार्ट के अंदर आपको ये गिवन है, तो ये भी आपने लास्ट में बनाना है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी सारे पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर जो आपके नोट्स हैं दैट इज़ अगर हम लोग लिख लें पेपर में लिख कर आ जाएँ तो क्या हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो भाई 100% जो आपको मार्क्स हैं वो मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये जो आपको मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं। और अगर आपने इससे याद कर लिया तो 100% जो आपका पेपर है वो हो जाएगा, और आपके कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। तो ये प्लांट्स का आपने पैराग्राफ देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आपका ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइसोमेरिज्म, गिव इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। तो आइसोमेरिज्म का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपने याद रखना है। तो आइसोमेरिज्म भाई होता क्या है, आइसोमेरिज्म ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम हो लेकिन जिनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो। मैं आपको दोबारा बता दूं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम हो लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आइसोमर्स कहा जाता है, और उनका फिनोमिना होता है उसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो भाई 4 किस्म के जो है आइसोमेरिज्म के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेकंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, थर्ड चेन आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ जो है वो है मेटामेरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर फाउंड बाय द चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। भाई पोजीशन आइसोमर्स में ये होता है जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जो फ़र्क है वो फंक्शनल ग्रुप से हो, जैसे किसी फंक्शनल ग्रुप के पास डबल बॉन्ड हो, किसी के पास ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस चीज़ का अगर डिफरेंस हो तो वो क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात की जाए
तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, तो इसी चीज़ को जो है वो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भाई आपको जो है नाम से ही पता चल जाना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी चेंजिंग हो, जो फार्मूला है वो सेम हो लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो। तो ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं उनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहा जाता है और फिनोमेना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H6O है, दोनों का C2H6O है। लेकिन अगर फर्स्ट वाले की बात की जाए तो उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्कोहल जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन सेकंड वाले की बात की जाए तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो इसके अंदर क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो ये आपका था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर आपके पास आता है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है, द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर फाउंड बाय कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन इनटू ब्रांच स्ट्रक्चर। इसमें ये होता है कि ऐसे आइसोमर्स जिसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम होता ही होता है, लेकिन मतलब कि जो एक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेन में होगा और जो सेकंड हो गया वो ब्रांचेस में टूटा हुआ होगा। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन देखिए एक जो है बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है और दूसरे का स्ट्रक्चर देखा जाए तो दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच हुआ है। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और इसी से रिलेटेड एक इसका जो दूसरा वाला जो एग्जांपल है ये भी आपके सामने मौजूद है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं मेटामेरिज्म की जानिब। तो मेटामेरिज्म में क्या है, द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर फाउंड बाय द चेंज इन रेडिकल्स वाइल फंक्शनल ग्रुप एंड फार्मूला आर सेम। तो भाई ऐसा है आइसोमर्स जिसके अंदर जो रेडिकल्स हैं उनका चेंज हो, बाकी फंक्शनल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप और फार्मूला सेम हो, तो ऐसों को क्या कहा जाता है, ऐसों को मेटामेरिज्म कहा जाता है। तो भाई यहाँ पर एग्जांपल हो गई और यहाँ पर जाकर जो है आपका ये क्वेश्चन भी जो है वो ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन पॉलीमराइजेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन आर देयर, गिव द प्रेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। तो ये आपके सामने जो है ये लॉन्ग में आता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पॉलीमराइजेशन को डिफ़ाइन करना है, फिर ये बताना है कितने टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन होते हैं और आपने जो दो चीज़ें हैं उनकी प्रेपरेशन भी बतानी है कि ये चीज़ें कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड सेकंड जो है आपके पास वो है बेकलाइट। तो पॉलीमराइजेशन क्या है भाई, द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स मॉलिक्यूलर लोअर मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर्स मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज। तो पॉलीमराइजेशन होता ये है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मोनोमर्स मतलब कि जो छोटे आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो कंबाइन होकर एक बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है वो पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। वेरी सिंपल। और दो किस्म की आपके पास पॉलीमराइजेशन होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखिए मैं आपको ना ऊपर से बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी नोट्स आपके सामने मौजूद हैं, वहाँ से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो बाकी एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये होता है इन विच सिमिलर काइंड्स ऑफ मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर विदाउट रिलीजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो भाई एडिशन पॉलीमराइजेशन ऐसा होता है जिसमें जो एक तरह के मोनोमर्स होते हैं, सिमिलर काइंड्स ऑफ जो मोनोमर्स होते हैं, जब वो कंबाइन होकर पॉलीमर बनाए, और एक कंडीशन ये होती है कि जब ये कंबाइन होते हैं तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिलीज़ नहीं करते। तो ऐसे जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज़ नहीं होते और सिमिलर काइंड ऑफ मोनोमर्स होते हैं, तो ऐसे जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो है पॉलीथीन एंड PVC। बस ये एग्जांपल आ गई इसमें पॉलीथीन बनाने का आपके पास है कि कैसे आपने पॉलीथीन बनाना है। पॉलीथीन के बैग आपने देखे हैं ना, तो यही है सारा। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है PVC कैसे बनता है ये आपने देखना है कि जो जिसमें काफ़ी जो मोनोमर्स हैं वो ऐड होकर एक जो मॉलिक्यूल बनता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो इसको जो है ये प्रोसेस ऐसे था पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने का, PVC बनाने का। फिर आपके पास जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपके पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जो सेकंड टाइप है। तो इसमें यह है कि इन द प्रोसेस इन विच डिफरेंट मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मोनोमर्स हैं वो कंबाइन होकर पॉलीमर बनाए, और जब ये कंबाइन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है या फॉर्म होता है। तो ऐसी पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। और बाकी जो एग्जांपल है वो है बेकलाइट एंड नायलॉन। और ये बेकलाइट जो है
वो कैसे बनती है ये आपके सामने पूरा जो फार्मूला है वो मौजूद है। फार्मूला तो मैं नहीं कहूँगा, एक रिएक्शन ही बोलूँगा, जिसके अंदर दो फिनॉल जो हैं वो फॉर्मल्डिहाइड से मिलते हैं। दो नहीं, काफ़ी सारे जो हैं, देखें आगे डॉट डॉट है ना, तो जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब आपस में मिले तो एक बेकलाइट का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ये जो आप देख सकते हैं, ये दो फिनॉल और बीच में जो CH2 मीथेन है, तो ये जो है आपके पास ये एक बेकलाइट का आपके पास फार्मूला है। बाकी नीचे आपने थोड़ी सी एक वर्डिंग्स लिख देनी है, और ये इसके अंदर जो है वो H2O भी फॉर्म होता है, तो ये लिख देनी है। बाकी होमोलॉगस सीरीज़ ये कुछ भी नहीं है, ये उसके अंदर नहीं है। तो अब देखें, अब आता है आपके पास क्वेश्चंस, हमने देख लिए। अब सारे आपके पास आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तकरीबन 30 से ज़्यादा जो है वो ये जो आपके पास IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, तो ये आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। काफ़ी सारे आपके पास ये हैं IUPAC नोमेनक्लेचर है, जैसे नियोपेंटाइल अल्कोहल है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने करेक्ट अब मैंने आपको बनाकर दिए हुए हैं। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आ गया। टर्शरी, ये टर लिखा होना तो इसका मतलब क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, 2,2 डाईमिथाइल 1,4 हेक्सेनडाइल। ये तमाम आपको इसके जो हैं रिसोर्सिनॉल जो होता है, ये इसका आपने बताना है। ये तमाम जितने भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट आपके पास IUPAC नोमेनक्लेचर आ सकते हैं, तो तमाम मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी देखिए 2-नेप्थोल आ गया, फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आ गया, फिर डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, इथाइल टर ब्यूटाइल ईथर, मतलब इथाइल जो है टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है। फिर आपके पास है आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर, फिर है 2 मिथॉक्सी हेक्सेन। तो याद रखिएगा कि वो जो है आपके पास केमिकल नेम से भी आपको जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है। फिर नेक्स्ट देखिए आपके पास सारे जो एग्जांपल्स हैं वो लाइन वाइज आप देख सकते हैं। देखिए पेंटेन 2-on-20 पे है, 4,5 डाईमिथाइल 3 हेप्टेनॉन, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड 2 क्लोरोप्रोपेनॉल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2-on। ये सारे आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे मैंने आपके सामने रखे हैं और तमाम चैप्टर्स में से रखे हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये करके जाएंगे तो काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलेगी। और याद रखिएगा कि IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो आगे पेपर में उसका एक सवाल लाजमी आता है। तो आप ये समझ लें कि अगर आपकी IUPAC नोमेनक्लेचर पर अच्छी ग्रिप है तो आपका जो एक सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन वो आसानी के साथ वो निकल जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर हमने टोटल कितने किए, हमने टोटल 33 हमने जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो किए हैं। और जो लास्ट में ना 33 वाला, ये आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, ये मैंने आपको क्या दिया है, आपको मैंने एक टास्क दिया है। आपने क्या करना है, आपने ये आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट का जो स्ट्रक्चर है वो आपने कमेंट सेक्शन में बना कर दिखाना है। तो अगर आपने बना दिया तो मैं समझूंगा हाँ भाई वो जो स्टूडेंट है वो वाकई ही बहुत अच्छा स्टूडेंट है और अच्छे मार्क्स वो लेने का उसको हक है। तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। ठीक हो गया। यहाँ पर जाकर जो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर है वो ख़त्म होते हैं, और मुझे लगता है चैप्टर नंबर 6 भी जो हमारा वो ख़त्म हो गया है। अब ये जो है चैप्टर नंबर 7 से है आपके पास क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये हेलोजिनेशन जो है इसको रहे थे, या क्लोरीनेशन से आपके पास स्टार्ट होएगा। जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है ये यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में आपको जस्ट ओवरव्यू दे दूँ तो मीथेन एंड क्लोरीन रिएक्ट इन द गैस फेज। तो भाई जो मीथेन और क्लोरीन जो है वो एक गैस फेज के अंदर रिएक्ट होते हैं और ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होते हैं। और जब मीथेन एंड क्लोरीन जब ये आपस में रिएक्ट होते हैं तो याद रखिएगा कि उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और ये क्या यील्ड करता है, मोनो डाई ट्राई एंड टेट्राक्लोरोमीथेन बनाता है। ये पूरे जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोक्लोरोमीथेन बनता है, फिर डाईक्लोरोमीथेन बनता है, फिर ट्राईक्लोरोमीथेन बनता है, एंड देन जो लास्ट में आपके पास बनता है वो टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। फिर हमारे पास ये देखें, मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया कि जब ये मीथेन और क्लोरीन बने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या बना, ये क्लोरोमीथेन बना ना, इसको मोनोक्लोरोमीथेन ना भी बोलेंगे तो कोई मसला नहीं है।
फिर जब बाद में आता है, फिर आगे पास क्या बनता है, डाइक्लोरोमीथेन, फिर आता है ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर आता है टेट्राक्लोरोमीथेन। क्योंकि देखें मीथेन तो है ही, फिर ऐसा जो क्लोरीन की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल Cl है तो वो मोनो है, फिर Cl2 आ गया आपके पास, ये देख सकते हैं ना, फिर आगे पास डाइक्लोरो आ गया, फिर Cl3 है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइक्लोरो, एंड देन Cl4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, टेट्राक्लोरो। और हर एक जो प्रोसेस है उसके अंदर एक चीज़ जो है वो आपके साथ आपके सामने बन रही है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो HCl बन रहा है, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो HCl आपके पास एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। तो ये जस्ट ओवरव्यू के लिए था आपके पास। तो भाई फर्स्ट स्टेप जो आपके पास होता है इसके अंदर वो है चेन इनिशिएशन स्टेप। तो उसके अंदर जो है आपके पास जब दो क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो आप क्या होता है, होमोलिटिक फिजन के ज़रिए आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बने हैं जिसके अंदर कितने एटम्स, आपके पास 7 एटम्स हैं। तो ये आपके पास बन गया। सेकंड जो आपके पास है वो है चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। तो चेन प्रोपगेटिंग स्टेप में क्या होता है, इसके जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, CH4 जो है जब मीथेन क्लोरीन के साथ मिलता है तो यहाँ पर आपके पास जो है मोनोक्लोरो मीथेन बना, ठीक है। फिर आपके पास क्या बना सेकंड वाले स्टेप में, बी स्टेप में क्या बना, डाइक्लोरोमीथेन बना। फिर थर्ड वाले C स्टेप में आपके पास टेट्राक्लोरो बना, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन C है उसके साथ 3 क्लोरीन अटैच हैं, क्लोरीन के आइटम्स अटैच हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है ये ट्राइक्लोरो मीथेन बना। फिर जो D आपके पास पार्ट है फाइनली फिर जब D वाला आपके पास आता है तो इसके अंदर आपके पास आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है तो कार्बन के साथ आपके पास चारों साइडों पे क्लोरीन लगे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या बना है, टेट्राक्लोरोमीथेन बना है। और हर एक स्टेप के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपके सामने लिबरेट हो जाता है। फिर यहाँ पर जो चेन प्रोपगेटिंग स्टेप था, अब लास्ट में जो है आपके पास चेन टर्मिनेशन स्टेप है। और इसके अंदर क्या होता है, जो चेन है वो टर्मिनेट हो जाती है और जो मीथेन है वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। फिर इसके अंदर कुछ यूजेस लिखी हुई हैं मीथेन गैस की, कि मीथेन गैस इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल। मतलब कि जो मीथेन गैस है वो डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी काम आता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी काम आता है। फिर रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन ब्लैक पॉलिशीज एक्सेट्रा। तो ये कुछ इसके यूजेस थे, तो ये आपने याद रखने होंगे। फिर हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है हम लोग देखते हैं बेंजीन की। तो ये पूरा आपके सामने जो है आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन मैं आपको अभी समझाने पे आया तो खाली ये सवाल ही जो है ये तकरीबन 2 घंटे ले जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा लेंदी है। लेकिन जो मैं इस वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको एक एक जो लाइन वाइज आपको नहीं समझा रहा। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरा काम जो है मैं आपको इस वाली वीडियो में मैं नोट्स प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो होने वाला है और इसलिए मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बाकी ये आपके सामने कंप्लीट नोट्स मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं, ये आपने सारा कुछ एज इट इज़ लिखना है तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो ये जो आपने डायग्राम बनानी, में थोड़ा जूम आउट कर दूं तो जूम आउट किया है मैंने, ये आप देख सकते हैं। ये आपके सामने जो है कंप्लीट डायग्राम है। ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट का। अगर आपके पास लॉन्ग में सवाल आता है तो आपने ये वाली डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी है, बिकॉज ये जो डायग्राम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। और अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाई इस सवाल में तो जो आपके मार्क्स हैं वो नहीं आने वाले। याद रखिएगा कि ऐसे सवाल जिसके अंदर डायग्राम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तो वो अगर आप नहीं बनाते तो उसके तकरीबन 4 से 5 मार्क्स काट लिए जाते हैं, तकरीबन आधे मार्क्स भी नहीं मिलते। भले आपकी वर्डिंग जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर जो डायग्राम्स हैं नहीं हो तो आपको मार्क्स आधे काट लिए जाते हैं। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी सवाल है जिसके अंदर डायग्राम इंक्लूडेड है, आगे भी हम लोग देखेंगे जिसके अंदर भी डायग्राम इंक्लूडेड होगी, तो आपने लाजमी उसकी जो डायग्राम है वो बनानी होगी। तो भाई ये आपको मैंने पूरी डायग्राम जूम करके दिखाई थी, तो अभी आप यहाँ से भी देख सकते हैं एकदम जूम। तो फिर हम लोग देखते हैं अपना जो नीचे वर्डिंग स्टार्ट हो जाती है कि
ये पूरा ना each कार्बन आइटम कंटेन वन, ये सारा आपके पास एक वर्डिंग है। ये मैं नहीं समझा रहा, मैं समझाने पे आया। मैंने अगेन बताया कि जो एक सवाल भी है ये जो केमिस्ट्री है उसके लेंथी सवाल तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे जो सवाल हैं वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, जिस वजह से मतलब कि हर एक सवाल पर तकरीबन 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको नहीं समझा रहा, सिर्फ मेन वजह यही है कि अब देखिए जो है ना आपके पास बेंजीन का ऑल ओवर ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफ़ाइन किया गया है कि जो इसके जो पाए आइटम्स हैं सिग्मा, जो पाए आइटम्स है किसी भी जगह में, जो पाए मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं, तो वो किसी भी जगह अटैच हो सकते हैं किसी भी तरह। जैसे आप ए पे देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। फिर सेकंड में देखें आपस में कनेक्टेड हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में दूसरी साइड पे कनेक्टिंग है। और ऐसे ही ये जो बेंजीन का होता है एक तरह से रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो डी में यही दिखाया गया है कि ये रिंग स्ट्रक्चर आपस में बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। बाकी पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ बेंजीन की, ये आपने लिखनी है। फिर आपके पास एक मेन सवाल जो है वो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात है चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 जो है वो तमाम जो है वो बेंजीन पर ही मुश्तमिल है। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन का, ये आपके सामने नोट्स प्रोवाइडेड हैं। ये आप पूरे देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है, डायग्राम के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है। इसमें ये होता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड टूट कर अलग अलग जगहों पर जाता रहता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो पाई बॉन्ड है वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करता रहता है। और एंड में जो आपके पास प्रोडक्ट है वो ये आ जाता है। जो आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सबसे ऊपर अटैच हो जाता है हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट करके। तो जो फर्स्ट आपके पास जो प्रोसेस है वो होता है, देखेंगे तो हमने ओवरव्यू दे दिया ना, ओवरव्यू दे दिया। तो अब हमने डिटेल में बताना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपके पास प्रोसेस आता है वो आता है हेलोजिनेशन का प्रोसेस आता है। फिर आपके पास इसका मैकेनिज़्म जो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हेलोजिनेशन में क्या होता है, देखें बेंजीन के साथ, अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं ना, बेंजीन के साथ जब क्लोरीन ऐड होता है विद द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड FeCl3, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो प्रेपरेशन है इलेक्ट्रोफाइल ये लिखना है। फिर अटैक, फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो इलेक्ट्रोफाइल है वो FeCl3 के साथ कंबाइन होकर इलेक्ट्रोफाइल बनता है। फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है बेंजीन पर, ताकि जो है क्लोरोबेंजीन बन सके। ये पूरा जो आपके पास डिटेल में आपको ये सारी चीज़ समझाई हुई है। फिर जो है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, इसी जो प्रोसेस है इसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो भी हमें दोबारा मिल जाता है। फिर आपके सामने पूरा नाइट्रेशन का प्रोसेस है, ये पूरा आपने बताना है। सेम है हेडिंग्स, देखें हेडिंग सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर का कंटेंट भी सेम है। अंदर का कंटेंट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसा मत समझिएगा कि भाई अगर हेडिंग सेम है तो आप एक ही सारी चीज़ें याद कर जाएँ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर आपके पास आता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फिर है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, सेम है। फिर थर्ड आपके पास आता है सल्फोनेशन। ये पूरा अपने स्क्रीन के सामने ये पूरे जो आंसर्स हैं ये आप देख सकते हैं सल्फोनेशन के भी। फिर हमारे पास फोर्थ पे आता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये आपने लिखनी है। ये पूरी डायग्राम के साथ आपको नोट्स पूरे मैंने आपको प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए मैंने आपको पूरा हलवा प्रोवाइड कर दिया, अब खाना आपका काम है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ऐसा होता है हमेशा कि स्टूडेंट्स को जो है वो आंसर्स नहीं मिलते, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी पर आकर आपकी जो ये वाली टेंशन है ये भी दूर हो गई है। आपने बस क्या करना है, अब आपके पास आंसर मौजूद हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इनको याद करना है। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जितनी जूम करके दिखा रहा हूँ और इसके अंदर आपको एक एक जो वर्ड है वो आपको अच्छे से आपको विजिबल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। फिर ये फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा हुआ, लेकिन असल में ये फिफ्थ से पहले जो था आपके पास, पहले पॉइंट था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, लेकिन अब जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो असाइलेशन है आपके पास, ठीक है। इसमें जो असाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड है जिसको हम असाइल भी बोलते हैं, वो जब बेंजीन के साथ मिलकर बनता है तो वो एसिटोफिनॉन बन जाता है। एसिटोफिनॉन एक जो है वो कमर्शियल नेम है, ठीक है। तो ये आपके सामने सारे जो है प्रोसेसेस ये गिवन है। ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो क्या लगते हैं, मुश्किल लगते हैं। तो अब ये देखें ये समरी आ गई, ठीक है।
जस्ट समरी में आपको ये बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो बेंजीन है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो एज अ रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है, जो कि हेलोजिनेशन कहलाता है। देन जब बेंजीन है, जब नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास नाइट्रोबेंजीन बनता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं। फिर थर्ड जो हमारे पास है वो सल्फोनेशन है। इसमें यह है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो सॉरी SO3 के साथ जब मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो एज अ रिज़ल्ट जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो सॉरी तो एज अ रिज़ल्ट जो आपके पास बनता है वो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है और इस प्रोसेस को आपके पास सल्फोनेशन कहा जाता है। एंड देन जो है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। तो इसके अंदर अल्काइलेशन में क्या होता है, आपके पास क्लोरोमीथेन जो है बेंजीन के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो आपको जो है टोलुवीन मिलता है। टोलुवीन मिथाइल बेंजीन का जो कमर्शियल नेम है उसको टोलुवीन कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को अल्काइलेशन कहा जाता है। एंड देन जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसके अंदर जो आपको क्या एसीटोन आपके जब बेंजीन के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो एज अ रिज़ल्ट जो है आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको एसिटोफिनॉन मिलता है। ये पूरे स्ट्रक्चर से बनाए हुए हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जाता है। फिर आपके पास हैं ये भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेंजीन की। ये जो रिएक्शंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एडिशन रिएक्शंस हैं। तो जो बेंजीन है वो सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में ही एडिशन रिएक्शन करता है। तो और ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, जो पाई बॉन्ड्स हैं वो रिटेन नहीं रहते बेंजीन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन रिएक्शन में आपके पास हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन है, जिसके अंदर बेंजीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है साइक्लोहेक्सेन बना देता है। क्योंकि जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं बेंजीन के वो टूट जाते हैं। और जब पाई बॉन्ड्स टूट जाएँ इसके बेंजीन के, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या बनता है, एज अ रिज़ल्ट आपके पास साइक्लोहेक्सेन बनता है। फिर आपके पास आता है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। जब आपके सामने क्लोरीन जो है बेंजीन के साथ मिलता है, याद रखिएगा एडिशन रिएक्शन में जो है आपके पास पाई बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो ये चीज़ आपने अंडरस्टूड रखनी है। तो क्लोरीन आपके पास जब बनता है, पाई बॉन्ड्स टूट गए, तो अगर 6 के 6 साइडों पे जो जितनी भी 6 साइड्स होती हैं बेंजीन की, तो तमाम साइड्स पर आपके सामने क्लोरीन लग गया है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं। तो जो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन मैथमेटिकल फॉर्म हेक्सा बोलते हैं। तो इसका जो नाम है आपके पास वो क्या बनेगा, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन आपके पास बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर आपके पास आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन देख लेते हैं। तो वही लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आपने देखनी है कि बेंजीन डजंट रिएक्ट विद KMnO4 ड्यू टू इट्स सैचुरेटेड नेचर। तो बेंजीन जो है वो KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो बेंजीन है वो सैचुरेटेड इन नेचर होता है, तो इसलिए नहीं बनता। बाकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर देखा जाए तो जब ऑक्सीजन के साथ जब बेंजीन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ये जो कैटलिस्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या बनते हैं, मलिक साहब बनते हैं। इसको जो है मलिक साहब मैं बोलता हूँ, और मेरे टीचर हैं वो भी इसको मलिक साहब बोलते थे। तो असल में जो इसका नाम है नीचे आप देख सकते हैं, असल में तो मैलिक एनहाइड्राइड है, लेकिन इसका एक फ़नी नाम दिया गया मलिक साहब, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा भी है मलिक साहब, क्योंकि ये जो है इंसान की तरह का स्ट्रक्चर ही थोड़ा बहुत लगता है। तो ये बस आपने बस याद कर लेना है कि जब भी जो बेंजीन है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास मलिक साहब बनेंगे। फिर आपके पास है जो बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ, ओजोन के साथ, O3 के साथ। तो जब बेंजीन ओजोन के साथ मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ओजोनाइड बनता है। लेकिन जो ओजोनाइड है ये अनस्टेबल होता है। तो कोई भी कंपाउंड अगर अनस्टेबल हो तो वो फ़ौरन क्या होता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो जब ओजोनाइड को हम लोग मज़ीद जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास एक स्टेबल जो है आपके पास बन जाता है, स्टेबल एलिमेंट बन जाता है। और ये 3 तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देख सकते हैं। और
और ये बनता क्या है, असल में जो केमिकल नेम है इसका वो है 1,2 ईथन डाई बनता है, लेकिन इसका जो कमर्शियल नेम है वो ग्लाइऑक्सल है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी। देखें एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड की गई है, अगर अभी भी आप याद ना करें तो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि देखें ऐसे जो है ना ऐसे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है जहाँ पर आपको एक एक चीज़ आपको कॉपी पर लिख कर बताई जाए, अच्छे से आपको नोट समझाए जाए। तो अभी भी अगर आप ऐसा करेंगे, अगर नहीं याद करेंगे तो फिर तो भैया आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो फिर आता है केमिस्ट्री ऑफ इथेन। स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया इथेन का, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H6। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है आपका जो वो है टेट्राहेड्रल है इथेन का, और इस पर जो वो बनता है आपके पास इसका जो एंगल बनता है वो है 109.5 डिग्री। और ये जो इथेन का स्ट्रक्चर है वो बनाकर भी आपको दिखाया हुआ है, जिसके अंदर जो है 7 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इथेन है उसका जो एंगल है वो 109.5 डिग्री होता है। और अगर पूछा जाए MCQ में कि इथेन के पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो आपने याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो 7 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। फिर प्रेपरेशन है आपके पास हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। तो इथीन की जो हाइड्रोजनेशन है वो उसका रिएक्शन करना है। जब इथीन आपके पास जो हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो वो क्या बन जाता है, सिंपली वो इथेन बन जाता है। फिर ये वर्ड्स रिएक्शन है, काफ़ी सारे जो रिएक्शंस हैं आपके सामने, मैं एक एक रिएक्शन अगर बोलने पे आया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बड़े जो है इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे, आपने देखे डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बात आती है अल्कीन्स की। अल्कीन्स की बात आ जाए तो केमिस्ट्री ऑफ इथीन है आपके पास। ये स्ट्रक्चर फार्मूला इथीन का है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है आपके पास, तो याद रखिएगा जैसे कि आपको पता है अभी हमने पढ़ा कि जो इथेन है उसके अंदर क्या था 190 का एंगल था, लेकिन इसके अंदर जो है आपके पास 120 डिग्री का एंगल होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये आपके पास जो है इथीन का आपके पास क्या बना है, ये स्ट्रक्चर पूरा बनाकर दिखाया हुआ है। ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी में भी, सॉरी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है अगर ये सवाल आता है तो एज इट इज़ आपने ये तमाम चीज़ें लिखनी होंगी, बाकी प्रेपरेशन लिखनी है। देखिए सारी प्रेपरेशन आ गई ना, क्या क्या कैसे कैसे जो है इथीन बन सकता है। by dehydration of ethanol, dehydrohalogenation of ethyl chloride, by dehalogenation of 1,2 dichloroethane, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। तो ये तमाम जितने भी प्रोसेस हैं इन तमाम प्रोसेस से जो इथीन है वो बन सकता है। आप देखेंगे कि जो बाय प्रोडक्ट होता है एंड में जो प्रोडक्ट होता है आपके पास वो हमेशा इथीन ही आएगा। तो फिर आपके पास आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कंबशन, एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथीन की बात की जाए तो ये देखें आप, एडिशन रिएक्शन आपके पास आ गया, एग्जांपल्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आता है, हाइड्रोजनेशन आता है। फिर सेकंड जो केमिकल रिएक्शंस है सारे ये इथीन के, ठीक है। इथीन के सारे आगे सामने केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। फिर आपके पास आता है हेलोजिनेशन आ गया, फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन है, एडिशन ऑफ H2O जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। एडिशन ऑफ H2O का दूसरा नाम हाइड्रोलिसिस है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये MCQ में भी आ सकता है कि हाइड्रोलिसिस को क्या कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शंस ये होते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने एडिशन ऑफ वाटर पे आपने टिक करना है। बाकी फिर एडिशन ऑफ H2SO4। ये तमाम जितने भी आगे सामने जो ये हैं रिएक्शंस हैं ये तमाम उसके हैं इथीन के रिएक्शंस है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये बाकी एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर है ये आपके सामने, ये वो है डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया। फिर आपके सामने आ जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आ जाते हैं, ये तमाम ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ूंगा, और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हैं। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये जो है ना रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड गैस का। फिर आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन आ गया आपके पास। देखिए अल्कीन की बारी ख़त्म हुई, अब अल्काइन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अल्केन पढ़ा, फिर अल्कीन पढ़ा, अब हमारे पास किसकी बारी आ गई, अल्काइन की। तो भाई अल्काइन की जो आपके पास अल्काइन का जो दूसरा नाम है हम इथाइन भी बोल सकते हैं, या इथाइन को हम लोग एसिटाइलीन भी बोलते हैं। तो इसके 2-3 नाम हैं, तो तमाम नाम आपको याद रखने होंगे। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है आपके पास, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास C2H2, और अकरेंस क्या है, इथाइन जो है
ये अल्काइन जो है वो किस चीज़ में प्रेजेंट होता है। तो जो अल्काइन है वो आपके पास ऑयल गैस में या कोल गैस में तकरीबन 10% तक आपके पास प्रेजेंट होता है। और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री बनाता है। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर है इसका देख सकते हैं, ये इथाइन का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है और इसका जो आप एंगल देख सकते हैं 180 डिग्री का इसके पास आपका एंगल होता है। और अगर ये MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर पूछा जाए कि यार कि जो इथाइन है उसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कितने होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड्स आपके पास 3 होते हैं। और अगर पूछा जाए कि इथाइन के अंदर पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कि उसके अंदर आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन। तो जो अल्काइन है वो या इथाइन जो है वो कैसे, अब देखिए मैं अल्काइन भी बोल रहा हूँ, इथाइन भी बोल रहा हूँ, एसिटाइलिन भी बोल रहा हूँ, तो इन तीनों में से कोई भी नाम लो तो बात एक ही है। इथाइन हो, अल्काइन हो या एसिटाइलिन हो, तो ये सेम चीज़ें हैं तीनों। तो ये इसकी जो अल्काइन है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड आ गया, तो इससे प्रिपेयर हो सकता है इथाइन। जैसे कि आप पूरा रिएक्शन देख सकते हैं, सब कुछ सॉल्व आपके पास मौजूद है। फिर आपके पास आता है बाय द हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो ये जो है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर जो आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो अल्कोहलिक होता है और इसके अंदर विसिनल डाइक्लोराइड जो है वो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है। तो फिर जाकर आपके पास क्या बनता है, आपके पास एसिटाइलिन आपके पास बनता है। तो ये सारी मतलब कि आपके सामने ये पूरे सेकंड रिएक्शन है, ये पूरे ये 2 स्टेप्स में जाकर ये कंप्लीट होता है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। फिर आपके पास आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी एसिटाइलिन की वो है कंबशन। फिर एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शंस में काफ़ी सारे रिएक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोलिसिस। फिर थर्ड पॉइंट आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन। फिर फोर्थ आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है कंबशन रिएक्शन। अभी तमाम देखें, पहले हमने ये जो आपके पास एसिटाइलिन है या इथाइन है, हमने उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रेपरेशन पढ़ी कि ये प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं। उसके बाद हमने 3-4 रिएक्शंस पढ़े कैसे कैसे हम लोग इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्शंस हैं इथाइन के वो क्या क्या होते हैं। तो कंबशन रिएक्शन है, इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ जब इथाइन जो है वो रिएक्ट करता है तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड देन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कि जब दोनों कंबाइन होते हैं आपके पास तो ये क्या वाटर बन जाता है और ये जो है हीट आपके पास लिबरेट होती है। और ये जो रिएक्शन है ये एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो आपके पास रिएक्शन है ये टेक प्लेस करता है। फिर आपके पास आते हैं एडिशन रिएक्शंस आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजिनेशन है, फिर हेलोजिनेशन है। ये तमाम आपके सामने ये आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं, ये आपने एज इट इज़ जैसे मैंने आपको लिखे हैं एज इट इज़ आपने लिख रहे हैं। फिर आपके पास सी जो है वो आ जाता है हाइड्रो हेलोजिनेशन का ये है, इसके अंदर आपने क्या होता है इथाइन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या बनता है 1-क्लोरोइथीन। ये इसका क्या है IUPAC नेम है, IUPAC नेम क्या है इसका 1-क्लोरोइथीन। और यही अगर कमर्शियल नेम अगर देखा जाए या कॉमन नेम देखा जाए तो 1-क्लोरोइथीन को विनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। तो आपके पास बाय प्रोडक्ट बनता है। और देन अगेन की जो विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या बनता है 1,1 डाइक्लोरोइथेन बनता है, जिसको अगर मैं कॉमन नेम अगर मैं बताऊं तो इसका कॉमन नेम होता है जिमिनल डाइक्लोराइड जो है इसका वो होता है कॉमन नेम होता है। फिर आपके पास आता है मार्कोनिकॉफ्स रूल आता है आपके पास। तो अगर आपके पास एसिमेट्रिकल अल्कीन है तो भाई मार्कोनिकॉफ रूल जो है ना, इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन बताता हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। तो फॉर एन एसिमेट्रिकल अल्कीन द फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपके पास एसिमेट्रिकल अल्कीन हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन एटम हमेशा उसी के साथ अटैच होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। तो इस ऐसे जो रूल होता है ये जो है आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ HCN। जब HCN को हम लोग इथाइन के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास 1-cyanoethene बनता है, जिसका कॉमन नेम है आपके पास विनाइल साइनाइड या इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी कहा जाता है। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ HCN था।
और फिर देन अगेन आपके पास जो है मार्कोनिकॉफ रूल जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये पूरा जो रिएक्शन है ये आप देख सकते हैं। फिर हाइड्रोलिसिस अभी मैंने आपको बताया था, जब भी एडिशन ऑफ वाटर हो तो उसको उस प्रोसेस को क्या हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। तो जब हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या बनता है, आपके पास इथेनॉल बनता है। IUPAC नोमेनक्लेचर अगर देखा जाए तो ये आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको इथेनॉल कहा जाता है। लेकिन अगर यही कॉमन नेम अगर देखा जाए तो उसको विनाइल अल्कोहल कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको ये तमाम IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ आपको साथ साथ मैं कॉमन नेम भी बता रहा हूँ। अब इसका ये है कि अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं यार ये तो ऐसे फजूल में, ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये जो कॉमन नेम्स हैं ये आपने लाजमी याद करने हैं। इसकी आपके पास फ़ायदा ये है कि जो आपके पास है ना कॉमन नेम्स, ये MCQs के अंदर बहुत ज़्यादा भर भर के आते हैं। तो आपने क्या कर, इसमें MCQ आता है ऐसे है कि आपको कोई सा भी कॉमन नेम दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इस कॉमन नेम का IUPAC नेम नोमेनक्लेचर क्या है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको इसी की एग्जांपल देता हूँ कि अगर बोला जाए कि विनाइल अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखें, तो अगर आपको कॉमन नेम भी नहीं आता तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर भी नहीं आएगा। अगर और सेकंड जो आपके पास सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपको जो है आपको IUPAC नोमेनक्लेचर दिया जाए कि इथेनॉल है, तो इथेनॉल का आप जो है कॉमन नेम बताएं, तो फिर आप बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा इसका। तो इसलिए आपको जो ये कॉमन नेम है और IUPAC नोमेनक्लेचर जो है ये लाजमी, ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से याद करनी होंगी। फिर आगे ये देखें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मैं एक एक रिएक्शन नहीं पढ़ूंगा। फिर आगे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइन। तो रिएक्शन विद सोडियम के साथ करें AgNO3। तो ये आगे पास डिस्टिंग्विश टेस्ट है, अल्कीन एंड अल्काइन के आगे पास ये डिस्टिंग्विश टेस्ट आ गया। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, ये आपने पूरा लिखना है। तमाम नोट्स आपके पास मौजूद हैं, आगे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें बस ये चीज़ें लिखनी है। अच्छा, अब ये आता है आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका इस चैप्टर से, वो ये है ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 है ना। तो इसका जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास सवाल है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपके पास, ये शायद चैप्टर नंबर 8 आ गया हमारे पास। हाँ, चैप्टर नंबर 8 आ गया। चैप्टर नंबर 8 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है आपके लॉन्ग सेक्शन में ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ भी सकता है, तो उसकी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल है वो जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है। जो अल्काइल हैलाइड है इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि जो आपके पास जो बेंजीन होता है पूरा, उसके ऊपर क्या लगा होता है, उसके ऊपर अल्काइल हैलाइड लगा होता है। लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद जो है वो जो अल्काइल हैलाइड है उसको न्यूक्लियोफाइल जो है रिप्लेस कर लेता है। तो इसी वजह से इस जो रिएक्शन है पूरा, इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। बाकी ये जो जनरल रिएक्शन है ये आपके सामने मौजूद है। और इसकी जो ये जो पूरा रिएक्शन होता है इसकी दो जो होती हैं किस्म होती हैं, दो इकसाम होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल SN2 रिएक्शन है एंड देन आपके पास है SN1 रिएक्शन। वह लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अटैकिंग एंड लीविंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टेक प्लेस इन द सिंगल स्टेप इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग है और उसका जो लीविंग है उसका चले जाना, अटैक करना और न्यूक्लियोफाइल का चले जाना एक ही सिंगल स्टेप में हो जाए, तो उसको SN2 रिएक्शन कहा जाता है। तो बाकी ये आपके पास क्या है, आपके पास पूरी एक्सप्लेनेशन है, मैं तमाम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ये इसके बाद जब आपके पेपर्स के बाद जो है ये फिर ये 1 बाय 1 करके तमाम जो है क्वेश्चन अपलोड हुआ करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी मैं आपको समरी पेश कर रहा हूँ। बाकी ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स आपने लाजमी याद रखनी है, MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SN2 और SN1 रिएक्शन जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स काफ़ी मिलती जुलती हैं, तो ये आपने लाजमी अपने ज़हन-नशीं कर लेनी है और लाजमी याद करनी है। और जो SN1 और SN2 रिएक्शन है इसका अलग से आपके पास ये भी सवाल आता है कि आप कोई से भी 5 या 4 करैक्टरिस्टिक्स लिखें SN2 और SN1 रिएक्शन की, डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है, तो इसी के अंदर से आपने याद रखना है। तो ये जो है आपने इसको नज़रअंदाज नहीं करना। बाकी SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में हमने ये देखा कि जिसके अंदर लीविंग अटैकिंग एंड लीविंग ऑन वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक ही स्टेप के अंदर हो जाता है, सिंगल स्टेप में हो जाता है। लेकिन इसका समझ ले, ये इसका जो है इससे उल्टा समझ ले कि जो SN1 रिएक्शन होता है ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर अटैकिंग और लीविंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो 2 स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहा जाता है। बाकी
बाकी ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, बस एज इट इज़ आपने लिख देना। बाकी ये स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 के अंदर इसमें क्या होता है कि जो कार्बन प्लस आयन है, मतलब कि जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, तो इसके कैटायन का फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये क्लोरोमीथेन है। जब क्लोरोमीथेन को हम लोग वेरी स्लोली जब हम लोग रिएक्ट करवाएं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, आपके पास जो कैटायन है वो मिल जाता है आपको, और ये जो है आपके पास कार्बोनियम आयन जो है आपके पास ये बन जाता है। एंड देन स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में क्या होता है, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जो कार्बोनियम आयन है ये क्या करता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर अटैक करता है वेरी फास्टली। तो ये जो कार्बोनियम आयन है ये पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो कार्बोनियम आयन है जो KOH है आपके पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से क्या है, इसमें से जो OH नेगेटिव आयन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो बाकी जो KCl है वो आपके पास अलग हो जाएगा। तो ये जो आपके पास रिएक्शन बन गया, एज अ रिज़ल्ट आपके पास ये जो बाय प्रोडक्ट आपके पास ये बन गया, ठीक है। तो फिर आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स आपने अच्छे से देख लेनी है। बाकी ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, मैं बोलता हूँ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है ना वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के रिएक्शन है, और ये जो लॉन्ग है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस लॉन्ग में लाजमी आते हैं। तो ये भी आपने अच्छे से याद करना है। तो ये सारे रिएक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विच H2O होता है, फिर रिएक्शन विद ROH NH3 RNH2, तमाम रिएक्शंस हैं ये आपने पढ़ने हैं। तो केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद H2O है। इसके अंदर आपने देखिए पूरे आपके सामने जो है ये रिएक्शंस मौजूद है। मैं एक एक आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो जो है वो वैसे ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई, अभी हमने बहुत कुछ कवर करना है। तो ये आपके सामने सारे मौजूद हैं, आपके पास जितने भी ये जो रिएक्शंस हैं ये आपके सामने जो है वो सॉल्व मौजूद हैं। बस आपने क्या करना है, आपने इनको समझना है और याद करना है, ठीक है। मैं आपको बस स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और आपने तमाम जो है आपने अच्छे से इनको देख लेना है। ये आपके पास आ गया रिएक्शन विद एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फिर आपके पास आता है रिएक्शन विद कीटोन, ये देख सकते हैं रिएक्शन विद कीटोन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कीटोन के साथ। फिर एंड लास्ट में ऐसा ये हमारे पास जो जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिएक्शन थे काफ़ी सारे, वो तमाम मैंने आपको जो स्क्रीन है उसको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दिया है। अब हमारे पास आती है प्रेपरेशन अल्काइल हैलाइड्स की, वो कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल के साथ जब मिलाया जाए तो फिर अल्काइल हैलाइड बनते हैं, ठीक है। फिर काफ़ी सारे आपके पास अल्कोहल्स आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल HCl के साथ, फिर थियोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ, फिर आ जाता है हमारे पास फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ, PCl3 PCl5 के साथ। ये तमाम इसके रिएक्शंस हैं। फिर अल्कीन के साथ भी हम लोग जो है अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। सारी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग रिएक्शन करवाएं इसका एथीन के साथ, जब हम लोग इसका अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो फिर क्या आता है हमारे पास रिएक्शन। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर आपके पास आता है अल्काइल हैलाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट जो है। इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन हमने देखी, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देखें तो अल्काइल हैलाइड्स इन विच अल्फा कार्बन इज बॉन्डेड विद वन अल्काइल रेडिकल इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ऐसे देखिए ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर जो अल्फा कार्बन है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल रेडिकल लगा हो, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं, और उसको 1 डिग्री नाम भी दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपके पास अल्फा कार्बन है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है अल्काइल रेडिकल मौजूद है। जैसे क्लोरीन आप देख सकते हैं एक ही अल्काइल रेडिकल मौजूद है, तो उसका मतलब क्या हुआ। अच्छा ये सारा वो पीछे चला गया, हम दोबारा ले जाते हैं, हम लोग पता नहीं किधर थे। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि अल्फ़ा कार्बन जो एग्जांपल में जो लिखा हुआ है उसके साथ एक ही अल्काइल रेडिकल मौजूद है जो कि क्लोरीन है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपके पास ये स्ट्रक्चर किसका है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का है, या सिंपली इसको हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, बिल्कुल सिंपल बात है, सेम बात है। ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर जो अल्फ़ा कार्बन है वो 2 अल्काइल रेडिकल के साथ बॉन्ड हो, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ
यहाँ पर जो अल्काइल रेडिकल है वो यहाँ पर 2 लगे हैं, CH3 एंड CH3। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर कितने जो अल्काइल रेडिकल हैं, 2 अल्काइल रेडिकल्स हैं। तो इसलिए इसको हम लोग 2 डिग्री अल्काइल लाइट्स या सेकेंडरी अल्काइल लाइट्स कहते हैं। एंड टर्शरी अल्काइल लाइट्स के साथ भी सेम है। ऐसे अल्काइल लाइट जिसके अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो बॉन्डेड हों, तो ऐसे अल्काइल रेडिकल्स को या ऐसे अल्काइल लाइट्स को हम लोग टर्शरी अल्काइल लाइट्स या 3 डिग्री अल्काइल लाइट्स भी कहते हैं। फिर आते हैं कुछ हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं छोटी छोटी, जैसे कि प्राइमरी अल्काइल लाइट्स की 3 टाइप्स होती हैं। जो N है हमारे पास, N अल्काइल लाइट्स होते हैं, उसका मतलब ये है कि ऑल कार्बन आइटम्स आर इन चेन। तो अगर ऐसा हो कि अगर आप स्ट्रक्चर अच्छा, तो एन अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी कार्बन आइटम्स जो है वो चेन के अंदर हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा है एन पेंटाइल क्लोराइड। तो एन पेंटाइल क्लोराइड का मतलब क्या है कि 5 आपके पास कार्बन आइटम्स होंगे, उसके साथ एक क्लोराइड लगा होगा और तमाम जो है वो चेन में होंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एन पेंटाइल क्लोराइड कहलाया। तो ये मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। फिर आपके पास आता है आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, तो आइसो का मतलब ये होता है कि 1 मीथेन इज़ आउट फ्रॉम सेकेंड लास्ट कार्बन। जो आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो एक जो मीथेन है वो आउट होता है, चेन से आउट होता है। तो इसको हम लोग आइसो कहते हैं। अब देखें, अब आप कहेंगे कि सर अगर हम लोग यहाँ से हमने काउंटिंग के सेकेंड लास्ट इधर आ रहा है, ठीक है, अगर हम इस साइड से करें, यहाँ पर जो CH3 है, देखिए हम यहाँ पर जो Cl है ना, हमने वहाँ से काउंटिंग की तो सेकंड लास्ट हमारे पास ये आ रहा है, तो हमने इसके नीचे CH3 लिख दिया। तो भाई हम लोग दूसरी साइड से काउंटिंग क्यों नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा कि जहाँ पर आपके पास रेडिकल मौजूद है, जैसे क्लोरीन जो है ना, आपके पास अल्काइल रेडिकल मौजूद है, तो वहाँ से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। तो यह IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। फिर नियो की बारी आ जाए। नियो की बारी ये है कि जो देखिए जैसे आइसो है ना, आइसो के अंदर एक जो है मीथेन एटम जो है वो एक मीथेन सेकंड लास्ट कार्बन से बाहर था। और जब नियो की बात की जाए तो सिंपली इसके अंदर जो 2 है मीथेन, 2 CH3 जो है वो सेकंड लास्ट कार्बन से बाहर होते हैं और इनको नियो कहा जाता है। अगर नियो पेंटाइल क्लोराइड की एग्जांपल दी जाए तो ये आगे सामने पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, तो ऐसे जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। बाकी ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्टेबिलिटी अगर देखी जाए, अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी देखी जाए तो जो 3 डिग्री जो होता है, 3 डिग्री जो आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ना, जो टर्शरी आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है जिसके अंदर जो कार्बन आइटम है उसके तीनों साइडों पर जो है अल्काइल रेडिकल्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 डिग्री आपके पास अल्काइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद जो होता है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। एंड सेकंड पर जो आपके पास होता है जो लास्ट में आपके पास जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अल्काइल हैलाइड, वो होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये आपके पास जो है ये MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। MCQ में ये आपके पास अमूमन आता भी है कि जो स्टेबिलिटी है वो ऑर्डर वाइज बताएं। तो ये आपने याद रखिएगा कि जो अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री एंड उसके बाद 1 डिग्री में जो स्टेबिलिटी है वो होती है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल। तो भाई ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल ना बाय स्टार्च एंड मोलासेस। तो ये आपने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइल अल्कोहल की आपने इंट्रोडक्शन बताना है कि इथाइल अल्कोहल इज़ आल्सो कॉल्ड वाइन अल्कोहल बिकॉज दिस अल्कोहल इज़ यूज्ड इन वाइन्स। तो इथाइल अल्कोहल को हम लोग वाइन अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि ये वाला जो अल्कोहल है ये वाइन्स के अंदर डाला जाता है। मतलब कि जो वाइन होती है, शराब होती है, वो इथाइल अल्कोहल से ही मिलकर बनती है, तो इसलिए इसको वाइन अल्कोहल भी कहा जाता है, शराब वाला अल्कोहल भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेन्स और सिंपली अल्कोहल। इसको देखिए वाइन अल्कोहल भी कहते हैं और उसके साथ साथ ही इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि ये जो इथाइल अल्कोहल है ये ग्रेन से मिलता है, इसलिए इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं और सिंपली इसको अल्कोहल भी कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो इथाइल अल्कोहल इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो ये फॉलोइंग मेथड्स की वजह तो पहला जो प्रोसेस होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो फर्स्ट है हमारे पास फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन देख लेते हैं, फर्मेंटेशन होता क्या है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और शुगर इन वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड।
तो जो सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज मतलब कि चीनी का जो सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर वो अनचेंज रहता है। इफ़ हाउ एवर टू दिस सॉल्यूशन सम यीस्ट इज़ एडेड, और अगर हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने चीनी को पानी के अंदर घोल के हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर हम लोग अगर यीस्ट डाल दें, अगर खमीर डाल दें, तो देन आफ्टर सम टाइम्स द सॉल्यूशन बिगिंस टू लुक लाइक बॉइलिंग। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो जैसे कोई भी चीज़ अगर जैसे बॉयल हो रही होती है ना, ऊपर जो होते हैं हमारे पास वो बुलबुले आ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बॉयल हो रहा होता है, मतलब कि बॉयल असल में हो नहीं रहा होता। तो जो बुलबुले होते हैं वो आपको दिखाई दिए जा सकते हैं। तो if this solution is tested, it is found that glucose or sugar has been converted into ethyl alcohol। तो जब इस सॉल्यूशन को हम लोग टेस्ट करते हैं, जब लेबॉर्ट्री में लेकर जाते हैं, तो ये चीज़ हम देखी जाती है कि वो जो ग्लूकोज या शुगर का वो जो सॉल्यूशन होता है वो इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इसी प्रोसेस को जो कि मतलब कि जिससे इथाइल अल्कोहल बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। तो नोट ये है, द बॉइलिंग अपीयरेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज़ बिकॉज ऑफ द एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये जो बॉइलिंग अपीयरेंस होती है ना, ऐसा लग रहा होता है कि बॉयल हो रहा है, तो इसका वजह ये होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस्केप हो रहा होता है। वो जो आपके पास जो मतलब कि अगर आपने ग्लास के अंदर किया है या बॉटल के अंदर बनाया है, तो वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप होता है, तो इसलिए वो बॉइलिंग अपीयरेंस आपको दिखाई देती है। फिर हमारे पास आता है प्रोसेस इसका। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्च इज़ मिक्सड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में जो पानी होता है उसको स्टार्च के साथ मिक्स किया जाता है। नाउ सम जर्मिनेटेड बार्ली इज़ एडेड टू दी अबव मिक्सचर। तो अब जो है एक जर्मिनेटेड बार्ले है, उसको हम लोग ये जो मिक्सचर हमने बनाया ना स्टार्च और पानी का, उसके अंदर हम लोग जर्मिनेटेड बार्ले को ऐड करते हैं। बार्ले कंटेन्स एन एंजाइम डायस्टेस, और जो बार्ले होता है उसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डायस्टेस, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एज शोन बिलो। और ये जो डायस्टेस एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप अपने जो स्क्रीन के सामने रिएक्शन है वो भी देख सकते हैं कि माल्टोज के साथ जब स्टार्च का फार्मूला है, स्टार्च के साथ जब H2O को ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेस, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, माल्टोज जो है वो बन जाता है। फिर थर्ड पॉइंट है, टू दिस माल्टोज सॉल्यूशन सम यीस्ट इज़ मिक्स्ड विच सिक्रीट्स एन एंजाइम माल्टेस। तो ये जो माल्टोज का सॉल्यूशन होता है इसके अंदर क्या होता है, कुछ यीस्ट डाल दिया जाता है, खमीर डाल दिया जाता है, और जिसके पास एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है माल्टेस। तो माल्टेस जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि माल्टोज को जब हम लोग H2O के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेस एंजाइम माल्टेस, तो ऐसा रिजल्ट क्या आपके पास आया नज़र कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आपको मिल गए हैं। देन फाइनली जो फोर्थ आपके पास स्टेप है वो है नाउ यीस्ट सिक्रीट्स एन एंजाइम जाइमेस। अब जो यीस्ट है वो एक और एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम जाइमेस है, विच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। और ये जो एंजाइम जाइमेस है ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल के अंदर फाइनली जो है वो कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास रिएक्शन C6H12O6 जो आपके पास ग्लूकोज का फार्मूला है, और जब जाइमेस एंजाइम इसके अंदर ऐड किया जाए तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या बनता है, आपके पास इथाइल अल्कोहल बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि C2H5OH जो है वो आपके पास किसका फार्मूला है, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिबरेट हो जाती है। तो ये तो हमने देखा ना बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ये जो स्टार्च है, स्टार्च से हमने देख लिया कि कैसे जो है वो इथाइल अल्कोहल बनता है। अब बारी आती है मोलेसेस की कि मोलेसेस का क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं भाई मोलेसेस होता क्या है। मेरे को पता ही नहीं कि मोलेसेस होता क्या है। स्टार्च का पता है हमें क्या होता है, लेकिन मोलेसेस का नहीं पता कि क्या होता है। तो मोलेसेस हम लोग पढ़ते हैं, द थिक डार्क ब्राउन हैवी सिरप लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज़ कॉल्ड मोलेसेस। तो भाई जो थिक डार्क ब्राउन कलर की और हैवी सिरप है वो मतलब ये सिरप कहाँ से आती है, तो वो जब हम लोग शुगर बनाते हैं, आपको पता है कि जो गन्ने होते हैं उससे शुगर बनती है। तो जब शुगर इंडस्ट्री में बन रही होती है
तो उस दौरान क्या होता है, शुगर बनने के बाद कुछ जो थिक कलर की डार्क ब्राउन हैवी सी सिरप जो है वो बच जाती है। तो उसी जो वो जो सिरप बच जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको मोलेसिस कहा जाता है। इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ शुगर इन इट, और इसके अंदर कुछ जो है वो कुछ मिकदार में शुगर भी पाई जाती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बहुत अच्छी सोर्स है इथाइल अल्कोहल की। याद रखिएगा कि जो इथाइल अल्कोहल है वो भी मीठी होती है, जो शराब बनाने के काम आती है। द डिटेल्स ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मोलेसेस इनटू इथाइल अल्कोहल आर गिवन बिलो। तो मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग मोलेसेस से कैसे जो इथाइल अल्कोहल या शराब बना सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस हमें नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलेसेस इज टेकन फ्रॉम शुगर इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले तो जो शुगर इंडस्ट्री है वहाँ से हम लोग जो मोलेसेस है उसको इकट्ठी करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एडेड टू द मोलेसेस। तो फिर है मोलेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में हम लोग पानी डालते हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ यीस्ट। ठीक है। फिर जो है हमारे पास ये पानी हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि इसके अंदर हम लोग यीस्ट जो है वो, या कुछ लोग ईस्ट भी बोलते हैं, ईस्ट को हम लोग ऐड कर सकें। फिर थर्ड हमारे पास आता है, सम ईस्ट इज़ एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ मोलेसेस। फिर ये जो हम लोग जो पानी और मोलेसेस का जो हमारे पास सोल्यूशन हमने बनाया है, फिर उसके अंदर हम लोग कुछ मिकदार में हम लोग ईस्ट को ऐड करते हैं, विच सिक्रीट्स एन एंजाइम सक्रेस। और ये जो ईस्ट है ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है जिसका नाम है सक्रेस, दैट कन्वर्ट सक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और ये जो एंजाइम है ये सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ये आप देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अगर आपने जैसे रिएक्शन पे गौर किया है तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो भी C6H12O6 है, और फ्रक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। तो आप बोलेंगे सर फार्मूला सेम है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे हुआ। तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने आइसोमेरिज्म में अभी पढ़ा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये भी आपस में आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी, काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है। तो फोर्थ ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, नाउ यीस्ट सिक्रीट्स एन एंजाइम जाइमेस। अब अगेन यीस्ट जो है एक एंजाइम को सिक्रीट करती है जिसका नाम है जाइमेस, विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू इथाइल अल्कोहल। और ये जो जाइमेस एंजाइम है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट करके इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जाकर मैंने आपको जो दोनों तरीके हैं बाय स्टार्च और बाय मोलेसेस, मैं आपको दोनों तरीके जो है मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जो है इथाइल अल्कोहल या शराब बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के शराब बनाने लग जाओ, इसका अपना बिज़नेस खोला, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये चीज़ भी हराम है। और वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो ये क्योंकि अब हमारे उसके अंदर है, सिलेबस के अंदर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हमें शराब बनाने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये है कि अब आपको शराब बनाना भी आ गई। फिर हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ गई। फिर यूजेस आ गई, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये आप सारी देख सकते हैं। फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ऑक्सीडेशन है इसकी, ठीक है। फिर ये हमारे पास फिनॉल आ गया, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी याद नहीं करनी, सही है। तो फिर हमारे पास जो टारगेट पेपर में सवाल था फिनॉल का था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल का इंट्रोडक्शन लिखना है। फार्मूला जो है फिनॉल का वो है C6H5OH। IUPAC में इसको जो है IUPAC नोमेनक्लेचर में इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन 1-ओल, या इसको हम लोग बोलते हैं 1,3,5 हेक्साट्राईन 1-ओल। ये इसके नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर में। बाकी इसका कॉमन नेम है वो तो इसका है फिनॉल। तो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ऐसे एक बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर जो है एक OH लगा होता है। तो ये इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। कॉमन नेम जो है इसका वो है कार्बोलिक एसिड, और कमर्शियल नेम है डिटॉल। जो डिटॉल आप यूज़ करते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ करते हैं डिटॉल साबुन, तो या डिटॉल, अब तो सैनिटाइज़र्स भी आ गए हैं, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं डिटॉल की वो तमाम जो है वो फ़िनॉल से ही बनती हैं। दरअसल फ़िनॉल का ही दूसरा नाम डिटॉल है। और कॉमन नेम जो होता है डिटॉल का या फिनॉल का वो क्या होता है, कार्बोलिक एसिड होता है। लेकिन कॉमन नेम और कमर्शियल नेम में फ़र्क क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर फ़र्क क्या है इसके अंदर। तो फ़र्क भाई ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ार में अगर जाएँ
जैसे किसी भी आप परचून की दुकान पे चले जाएँ तो उनको ये आप बोलें कि यार एक कार्बोलिक एसिड दे दो, तो वो तो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, उसके पसीने निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, यार ये कार्बोलिक एसिड होता क्या है, हमारे पास नहीं है कोई भी कार्बोलिक एसिड, हालांकि उसके पास हज़ारों की मिकदार में कार्बोलिक एसिड पड़े होते हैं। तो अगर आप बोलेंगे ना डिटॉल दे दें, तो फिर वो आपको सारे निकाल के दे देगा, ये लो भाई डिटॉल ले लो। लेकिन यही बात है कि कॉमन नेम और कमर्शियल नेम में फ़र्क यही होता है, जो जो केमिस्ट्री से फील्ड से रिलेटेड होते हैं उनको तो पता होता है भाई कार्बोलिक एसिड या डिटॉल को कहा जाता है, लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोगों को नहीं पता होता। तो जो केमिस्ट्री की दुनिया में रहते हैं तो उनके लिए वो लोग जो है कॉमन नेम से जो कंपाउंड्स को बुलाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको इतना इल्म नहीं होता, मतलब कि जितने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो जो है उनके लिए क्या है कमर्शियल नेम यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऐसा फिनॉल जिसके ऊपर एक ही जो है OH जो है वो लगा हो, मतलब कि जो अल्कोहल आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो ऐसे क्या है मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भाई हमारे पास फिनॉल है और अगर साइड पे हमारे पास एक CH3 भी लगा हो तो वो ओक्रेसॉल कहलाता है, या ओ मिथाइल फिनॉल। एंड देन अगर मतलब कि आमने सामने OH और CH3 आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगे हो तो वो पी केरासोल कहलाता है, या पी मिथाइल फिनॉल कहलाता है। ये सारे आपके सामने लगे हुए हैं। अगर दो आपके पास हों, अगर ये सारे आपके पास पोजीशंस का फ़र्क है, अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। फिर डाईहाइड्रिक फिनॉल की बात आ जाती है, इसके बाद आपके पास कैटिकॉल आता है, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉन आता है। फिर ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की बात की जाए तो आपके पास पायरोकेलॉल आता है। पायरोकेलॉल का आपके पास जो आपके पास IUPAC नेम है वो है O,M डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल। फिर आता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो दो मेथड्स हैं आपके पास फिनॉल को प्रिपेयर करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डाउस प्रोसेस है, डाउन प्रोसेस नहीं है, ठीक है, डाउन प्रोसेस नहीं है, ये जो है आपके पास डाउस प्रोसेस है। एंड सेकंड जो आपके पास फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो गया। अब हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं डाउस प्रोसेस क्या है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन जो है आपके पास, उसको जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग उसको रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, तो एज रिजल्ट आपके पास क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड आपके पास प्रेजेंट होगा विद द लिबरेशन ऑफ HCl। और ये जो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड है, इसको अगेन जब हम लोग HCl के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो फिर जाकर आपके पास क्या बनेगा, OH बनेगा। OH ऐसे बनेगा कि जो आपके पास जो बेंजीन के ऊपर जो O नेगेटिव आयन है वो जो है एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, और जो Cl नेगेटिव आयन है वो Na को अट्रैक्ट करके अपने पास ले आएगा। तो एज रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा, प्लस जो NaCl है वो लिबरेट हो जाएगा। फिर जो सेकंड आपके पास जो प्रोसेस है फिनॉल को बनाने का वो है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कैसे होगा कि जो आपके पास ये ना बेंजीन सल्फोनेट, इसको हम लोग जब वो करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, तो अगेन सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। और अगेन जब हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो फिनॉल बन जाता है। तो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, डाउस प्रोसेस और फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो ये काफ़ी हद तक मिलते जुलते ही प्रोसेसेस हैं। फिर बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी फिनॉल की। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजनेशन है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रिएक्शन विद NaOH या रिएक्शन विद Zn। तो ये तमाम आपके पास जो जितने भी रिएक्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैं आपको वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ। तो ये तमाम रिएक्शंस आपके सामने मौजूद हैं। बाकी ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आ गया, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन फिनॉल एंड बेंजीन, तो ये भी आपके सामने आ गया। तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, तो ये चीज़ें आपने तमाम याद कर लेनी है, ठीक है। बाकी सिक्स्थ हमारे पास सल्फोनेशन आ गया, एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है ये सल्फोनेशन हमारे पास ये लास्ट ही है हमारे पास इसका जो रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो ख़त्म होता है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 के साथ। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 जो आपके पास केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, उसका पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है अमाइनो एसिड्स का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस साल आने के भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं भाई अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एन अमाइनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। तो भाई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स हों, एक तो अमाइनो ग्रुप हो NH2 और सेकंड आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो COOH ग्रुप। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास ये दो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो जो कंपाउंड है वो
अमाइनो एसिड है। फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेचर भाई 2 किस्म के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो बोथ टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर एज फॉलोइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो अल्फा अमाइनो एसिड, इन अल्फा अमाइनो एसिड द अमाइनो ग्रुप NH2 इज़ अटैच्ड ऑन अल्फा कार्बन। तो भाई जो अल्फा अमाइनो एसिड है उसके अंदर क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप है NH2 है जो है वो अल्फा कार्बन पर अटैच होता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड को अल्फा अमाइनो एसिड कहा जाता है। और जैसे कि एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं। फिर बीटा अमाइनो एसिड क्या है, सिंपल वही चीज़ है कि जो बीटा अमाइनो एसिड है, जो अमाइनो ग्रुप है वो बीटा कार्बन पे अटैच है तो वो बीटा अमाइनो एसिड कहलाता है। फिर थर्ड है हमारे पास गैमा अमाइनो एसिड, ऐसा अमाइनो एसिड जिसके ऊपर जो अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप जो है वो गैमा कार्बन पर अटैच हो तो वो क्या कहलाता है, गैमा अमाइनो एसिड कहलाता है। सिंपल सी बात है। फिर हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू नेचर। हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ लिया। अब अकॉर्डिंग टू नेचर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेचर हमारे पास कितने किस्म के जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। दीज अमाइनो एसिड्स कंटेन वन बेसिक ग्रुप। बेसिक जो होता है NH2 बेसिक ग्रुप है और जो एसिडिक ग्रुप है वो COOH ग्रुप है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनके पास एक बेसिक ग्रुप हो और एक एसिडिक ग्रुप हो तो वो जितने भी होते हैं वो याद रखिएगा, ऐसे जो होते हैं वो ज़्यादातर नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ग्लाइसिन इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड विच आर नेचुरली अकरिंग इन द नेचर। फिर हमारे पास सेकंड है एसिडिक अमाइनो एसिड। तो दीज अमाइनो एसिड्स कंटेन वन बेसिक ग्रुप एंड मोर देन वन एसिडिक ग्रुप। तो भाई ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके पास एक बेसिक ग्रुप हो और एक से ज़्यादा अगर आपके पास एसिडिक ग्रुप हो तो ऐसे अमाइनो एसिड जो हैं वो एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड इज़ द कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड। तो जो कॉमन एग्जांपल होती है हमारे पास एस्पार्टिक एसिड की, एसिडिक एसिड की, एसिडिक अमाइनो एसिड की जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल होती है वो एस्पार्टिक एसिड होती है। और जैसे कि आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एस्पार्टिक एसिड का बना हुआ है। और यहाँ पर आप ये भी चीज़ आप गौर से देखें कि इसके ऊपर जो है एक ही बेसिक ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, बाकी यहाँ पर 2 जो है वो एसिड ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसी को ही हम लोग एस्पार्टिक ग्रुप कहते हैं। और बेसिक ग्रुप तो भाई आप खुद ही समझ जाएंगे, जितने भी समझदार बच्चे हैं वो बगैर पढ़े ही ये समझ जाएंगे कि ऐसे अमाइनो एसिड जिसके पास जो है एक एसिडिक ग्रुप हो और एक से ज़्यादा बेसिक ग्रुप हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो बेसिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं। एंड इसके अंदर जो है लाइसिन इज़ द कॉमन एग्जांपल ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। जो कॉमन एग्जांपल है बेसिक अमाइनो एसिड की वो क्या है, लाइसिन है। और यहाँ पर आप लाइसिन का जो वो स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको जो है वो 2 NH2 नज़र आ रहे हैं और एक ही आपके पास क्या है, आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपके पास ये आपके पास बेसिक अमाइनो एसिड। फिर हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो देयर आर मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय अ बॉडी। तो याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी बनाती है, बॉडी सिंथेसिस करती है। लेकिन 10 से ज़्यादा ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हम खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकते, जो खुद से हमारी बॉडी है वो सिंथेसिस नहीं कर सकती, बट दे आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। लेकिन ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी जो बॉडी है ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। अब चूँकि हमारी बॉडी इन अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं करती तो ऐसे अमाइनो एसिड्स दीगर फॉर्म में, सप्लीमेंट्री फॉर्म में मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं जो कि हम लोग ईजिली इनटेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ज्विटर आयन इफेक्ट। तो ज्विटर आयन इफेक्ट क्या है, अ डायपोलर बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन इज कॉल्ड ज्विटर आयन। तो भाई एक डायपोलर आयन लेकिन ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल आयन होगा तो ऐसे आयन को ज्विटर आयन कहा जाता है। इन अमाइनो एसिड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक। तो भाई जो अमाइनो एसिड होता है उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है। तो वो क्या करता है, चूँकि वो एसिडिक होता है तो इसलिए वो जो H+ आयन जो है वो डोनेट करता है। और जो NH2 ग्रुप है हमारे पास वो बेसिक होता है, इसी वजह से वो जो H+ आयन है उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है इसको ज्विटर आयन इफेक्ट कहते हैं। बाकी जो इक्वेशन है ज्विटर आयन इफेक्ट की वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। फिर हमारे पास आता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स विच आर जॉइंड बाय पेप्टाइड लिंकेज। ऑफ प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। तो याद रखिएगा कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं
तो समझिए कि जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर्स हैं और जो अमाइनो एसिड हैं वो मोनोमर्स हैं। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन मिलता है। तो वो जो अमाइनो एसिड जो हैं वो किस चीज़ से मिलते हैं, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज का पूरा जाकर सामने जो रिएक्शन है वो मौजूद है। फिर हमारे पास आता है कि रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का रोल है वो क्या है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे देख सकते हैं पॉइंट्स कि द अमाइनो एसिड्स में बी सिंथेसाइज्ड बैक इनटू, अच्छा ये देख सकते हैं 3 जो थिंग्स हैं। अच्छा पूरा पढ़ देता हूँ कि व्हेन फूड कंटेनिंग प्रोटीन इज टेकन मैनी एंजाइम डिकम्पोज इट इनटू अमाइनो एसिड्स। तो भाई जब हम लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है, तो जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो उस प्रोटीन को डिकम्पोज करके अमाइनो एसिड में तब्दील कर देते हैं। तो ब्लड रिसीव्स अमाइनो एसिड बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और जो हमारे पास ब्लड होता है हमारा वो अमाइनो एसिड को कैसे रिसीव करता है, वो बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन अमाइनो एसिड को रिसीव करता है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स हैपन इन द सेल आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद जो है 3 तरह की काम जो है हमारे सेल में होते हैं। तो फर्स्ट है द अमाइनो एसिड्स में बी सिंथेसाइज्ड बैक इनटू बॉडी प्रोटीन। फर्स्ट ऐसा हो सकता है कि जब हमारी ब्लड में चला जाता है अमाइनो एसिड, तो फर्स्ट काम ये होता है कि अमाइनो एसिड जो है वो मतलब कि दोबारा प्रोटीन बन जाए, ये भी हो सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है कंबशन में टेक प्लेस टू प्रोवाइड एनर्जी, वो जो अमाइनो एसिड है वो कंबस्ट हो जाए ताकि एनर्जी मिल सके। एंड थर्ड जो सिनेरियो है हमारे पास वो ये है, इफ द डाइट इज़ लो इन कार्बोहाइड्रेट और फैट बॉडी प्रोटीन में भी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइदर ऑफ दिस। तो भाई अगर आपकी जो डाइट है मतलब कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फैट्स की कमी है, तो जो अमाइनो एसिड होता है ये या तो कार्बोहाइड्रेट या फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 जो ऐसे काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा अमाइनो एसिड का ख़त्म होता है टॉपिक। अब हमारे पास आता है वाइटामिन का। तो द वर्ड वाइटामिन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड वाइटामिन। तो भाई जो हमारे पास जो वाइटामिन लफ्ज़ है वो एक लफ्ज़ है वाइटामिन, उससे डिराइव हुआ है, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, जो कि 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एग्जांपल वाइटल एंड एमाइन, वाइटल और एमाइन से मिलकर ये जो वाइटामिन पूरा लफ्ज़ बना है। बाकी में कॉलम प्रोपोज्ड नेम वाइटामिन, जो में कॉलम है ये एक इंसान का नाम है, एक साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट में कॉलम जो थे उन्होंने ये जो वाइटामिन का नाम है ये रखा था। तो दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्सेट्रा। तो ये भी वही जो वाइटामिन होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही होते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसरी फूड फैक्टर्स। तो इनका जो दूसरा नाम है वो एक्सेसरी फूड फैक्टर्स भी कहलाते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं कि वाइटामिन आर नॉट अवेलेबल इन ह्यूमन बॉडी। जो वाइटामिन होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं होते, बट इट रीचेस टू द बॉडी फ्रॉम द डाइट वी टेक। लेकिन ये जो हमारी बॉडी तक जो हम डाइट लेते हैं, खाना हम लोग खाते हैं, उसके ज़रिए से हमारे बॉडी के अंदर ये जो वाइटामिन्स हैं ये आते हैं। जो हमारी बॉडी है खाने के ज़रिए जो है वाइटामिन्स अपने अंदर इनटेक करती है। सेकंड पॉइंट है वाइटामिन रेगुलेट्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म। वाइटामिन से क्या होता है, एनर्जी मिलती है। एक ये बात हो गई। थर्ड है वाइटामिन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। जितने भी वाइटामिन होते हैं जैसे वाइटामिन ए, बी, सी, वाइटामिन के हो गया, तो ये तमाम वाइटामिन जो होते हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन में भी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वाइटामिन की वो भी डिफरेंट होती है, और जो अलग अलग वाइटामिन होते हैं उनका जो फंक्शन है वो भी जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो फिर हमारे पास आता है फोर्थ वाला कि वाइटामिन आर सिंथेसाइज्ड और आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। तो वाइटामिन है उनको सिंथेसाइज भी किया जाता है, प्लांट्स या एनिमल जो होते हैं उनमें से निकाल कर प्रिजर्व भी वाइटामिन को किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली वाइटामिन की। फिर हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स। तो भाई फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन्स होते हैं वो वाइटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। एंड जो वाटर सॉल्युबल मतलब कि जो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं वाइटामिन्स वो होते हैं ए, डी, ई, के। और जो पानी के अंदर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो होता है वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर एज फॉलोस। अब जो हमारे पास तमाम ये जो है फैट जो सॉल्युबल वाइटामिन्स है, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ए एंड वाइटामिन के, तो इसके बारे में तमाम चीज़ें हैं और ये मैं आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं समझा पाऊँगा, समझा सकता क्योंकि जो ड्यूरेशन है, वजह यही है कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है वीडियो की।
होगी। तो मैंने आपको जस्ट इसमें क्या करना है, आपको आंसर्स प्रोवाइड करने हैं टारगेट पेपर के। तो जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो 1 बाय 1 करके वीडियोस आएंगी फ्यूचर में हमारे चैनल पर। तो तब तक तो आप लोगों की तो हो गई होगी, लेकिन जो बाद में आएंगे सेकेंड ईयर विद तमाम, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ये हमारे पास विटामिन ए की बारी हो गई, फिर विटामिन डी के कुछ पॉइंट्स हैं, विटामिन ई के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए, एंड देन हमारे पास फाइनली विटामिन के आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्युबल फैट सॉल्युबल जो हमारे पास विटामिन्स है वो यहाँ तक आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स वाइज हमने लिखना है, एज इट इज़ आपने बोर्ड की कॉपी में लिखना है। फिर विटामिन सी है जो कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन है। फिर हमारे पास जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है रेंसिडिफिकेशन का, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो वो भी हम देख लेते हैं कि रेंसिडिफिकेशन क्या होता है। कि व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज्ड इन वार्म मॉइस्ट एयर इट गिव्स अनप्लेजेंट स्मेल एंड बिकम्स ऑफ टेस्ट। अच्छा, जब ऑयल या कोई फैट्स होते हैं उसको हम लोग किसी गर्म या किसी मॉइस्ट जगह पर, नमी वाली जगह पर अगर हम लोग रख दें तो वो एक बहुत ही अजीब सी उसकी स्मेल हो जाती है और उसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिफिकेशन। तो इसी प्रोसेस को रेंसिडिफिकेशन कहा जाता है। द रीज़न्स ऑफ रेंसिडिफिकेशन आर, कुछ रीज़न्स है रेंसिडिफिकेशन के, तो वो क्या है पढ़ते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर टेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर लिंकेज। ईस्टर नहीं, ये एस्टर है, सॉरी। तो जो सॉर टेस्ट ये किस वजह से होता है, जिसका टेस्ट ख़राब होता है, क्योंकि जो एस्टर लिंकेज है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इस वजह से जो खाना है उसका सॉर टेस्ट हो जाता है। एंड सेकंड जो हमारे पास अनप्लेजेंट स्मेल इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स फॉर्मिंग वायोलेट एल्डिहाइड्स। और अनप्लेजेंट स्मेल ये होती है जब हम लोग हवा में रख दें तो ऑक्सीडेशन हो जाती है डबल बॉन्ड्स की, जिस वजह से कि वायोलेट एल्डिहाइड्स वोलेटाइल एल्डिहाइड्स की वजह से जो हमारे पास अनप्लेजेंट की स्मेल हो जाती है। ये दो इसके रीज़न से। बाकी सपोनिफिकेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता रहता है। तो सपोनिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सोप्स आर मेड इज़ कॉल्ड सपोनिफिकेशन। भाई ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से जो सोप्स हैं, साबुन बनते हैं, तो उसको सपोनिफिकेशन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑयल्स या फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन बेसिक मीडियम। तो भाई इस प्रोसेस में जो ऑयल्स हैं या फैट्स हैं वो बेसिक मीडियम में उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। बेसिक मीडियम, ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन है, यहाँ पर लिखा है ना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम ऑयल्स या फैट्स को जब हम लोग बेसिक मीडियम के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास सोप बनता है। जैसे यहाँ पे आप पूरा जो रिएक्शन है सोप का आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये पूरा जो एक सोप का हमारे पास रिएक्शन है। बाकी ये प्योरिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स। तो ये प्योरिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स ये भी आपके पास आता रहता है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये भी आप देख लें, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो है चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 10 ख़त्म होता है। अब ये 11 जो है फर्टिलाइज़र्स के बारे में आपने बताना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और हो सकता है कि इस साल ये लाजमी है। तो मैं आपको इसके आंसर जब स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ से जो इसकी आंसर है वो देख सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट जो था नेचुरल फर्टिलाइज़र थे एंड सेकंड जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं 2 किस्म। फिर ये थर्ड हमारे पास नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स हैं जिसकी हमारे पास है यूरिया है एग्जाम्पल। तो भाई यूरिया की पूरी केमिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस, ये तमाम जो है आपको अगर स्क्रीन के सामने मैं आपको जो इसके आंसर्स है वो दिखा रहा हूँ, ये आपने लाजमी याद करके जाना है। ये लाजमी जो है आपके पेपर में इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सवाल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट क्वेश्चन आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का भी है। तो ठीक है, ये मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारा जो फर्टिलाइज़र का सवाल है वो ख़त्म होता है। देन आपके पास आता है सिंथेटिक फाइबर का। जो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ऑल द मैन मेड फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। जितने भी मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो इंसानों ने बनाए हों तो वो जितने भी फाइबर्स हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास आ जाता है रेयॉन, नायलॉन, टेरेलिन एक्सेट्रा। तो रेयॉन जो है हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट चार्डोनेट डिस्कवर्ड इट इन 1884। तो रेयॉन जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्डोनेट है, उन्होंने डिस्कवर किया था इन 1884। द स्टार्टिंग मटीरियल फॉर इट्स प्रेपरेशन इज सेल्यूलोज एसीटेट, विस्कोस रेयॉन एक्सेट्रा द टाइप्स ऑफ रेयॉन। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसका रेयॉन का वो सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज एसीटेट और जो विस्कोस रेयॉन है ये कुछ टाइप्स हैं हमारे पास रेयॉन की। विस्कोस रेयॉन इज़ मैन्युफैक्चर्ड व्हेन सेल्यूलोज इज़ डाइजेस्टेड विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड।
भाई तो हमारे पास जो विस्कॉस रेयॉन है वो कैसे बनता है कि जब सेलुलोज जो है वो NaOH के साथ जब हम लोग सेलुलोज का रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास विस्कॉस रेयॉन बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर पूरा रिएक्शन जो है जिसमें हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास सेलुलोज है, सेलुलोज को हमने कार्बन डाइसल्फाइड और NaOH के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास विस्कॉस रेयॉन यहाँ पर बनता है। तो ड्यू टू वेरी हाई विस्कोसिटी द आर्टिफिशियल सिल्क दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड विस्कॉस रेयॉन। तो इसकी जो विस्कोसिटी है बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और जो रेयॉन है इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल सिल्क हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कॉस रेयॉन कहते हैं। फिर नायलॉन 6,6 है, तो नायलॉन 6,6 इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन विद 2 अमाइनो ग्रुप्स एंड एडिपिक एसिड। तो नायलॉन 6,6 जो है ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है किन दो चीज़ों का, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का, जिसके पास 2 अमाइनो ग्रुप्स होते हैं और एक एडिपिक एसिड भी होता है, जैसे कि आप अपने यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ यूजेस दिए गए हैं, ये 1 बाय 1 आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको पढ़कर नहीं बता रहा। फिर सेकंड हमारे पास आता है टेरेलिन। तो टेरेलिन इज कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जो टेरेलिन है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका, टेरिपेथेटिक एसिड, जिसको हम लोग टेरिपेथेटिक एसिड जो है वो कॉमन नेम है और IUPAC नेम देखा जाए तो इसका IUPAC नेम है टेरिपेथेटिक एसिड का बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये तमाम चीज़ें जो आपने ये याद रखनी है फॉर योर MCQs। एंड इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका हमारे पास IUPAC नेम है 1,2 इथाइन डायोल, इट इज़ पॉलीएस्टर फाइबर। तो ये पॉलीएस्टर फाइबर है। बाकी आपके सामने ये जो इसका जो पूरा फार्मूला है या पूरा जो रिएक्शन है वो आपके सामने स्ट्रक्चर भी मौजूद है। फिर ये जो पॉलीएस्टर टेरेलिन है इसकी कुछ आपके पास यूजेस हैं कि फॉर मेकिंग क्लोथ्स, फॉर मेकिंग वाटर टैंक्स, फॉर मेकिंग बॉटल शीट्स एंड फिश कैचिंग क्लॉथ्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो टेरेलिन है ये इन तमाम चीज़ों के बनाने के लिए इस्तेमाल आता है। तो यहाँ पर जाकर हमारा जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कंप्लीट टारगेट पेपर है हमने ऑर्गेनिक सेशन कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, तो अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।